हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एसटीएस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की ये क्लास 3 है और इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी कि इंडिया में एजुकेशन किस तरीके से आगे बढ़ी, इसके लिए कौन कौन से स्टेप एंड कौन कौन से कमीशन बनाए गए थे। ओके, जो हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और देखिए, आपके सामने नोट्स हैं। मैंने आपकी ऑलरेडी 2 क्लासेस ली हुई हैं। एक लिया है मैंने 1857 का और एक लिया है मैंने जन आंदोलन का। उसमें मैंने आपको इसी तरीके से नोट्स बनाए थे और आपको भी इसी तरीके से नोट्स बनाने हैं। एक A4 साइज का आप पेपर ले लीजिए और जैसा मैं आपको बोर्ड पे दिखाती हूँ कि आपको इसी तरीके से नोट्स बनाने हैं और समझाती भी हूँ, बस आपको भी उसी तरीके से नोट्स बनाने हैं। क्योंकि आपका कम समय बचा हुआ है, 13 जून को आपका एग्जाम है पीसीएस का, तो आपको छोटे छोटे नोट्स बना करके उसको प्रिपेयर करना है। तो आप ये क्लास को एज अ नोट्स बनाने वाली क्लास भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं आपको एक प्रॉपर ढंग से बताती हूँ। एज अ पूरी टाइमलाइन है गाइज, आप देख सकते हैं पूरी टाइमलाइन है। क्लियर है? ये पूरी टाइमलाइन इसलिए मैं बताती हूँ कि आपको शुरुआत से चीजें जीरो से पूरा हम लोग बेसिक से लेके चलते हैं, क्योंकि सब कुछ रिलेट करने में ज्यादा सही रहता है। ठीक है, हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, तो चलिए, पहला पॉइंट है आपका यहाँ पर कि 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई थी। किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। वॉरेन हेस्टिंग्स कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हैं ये। ओके, इसके बाद मैंने लिखा नहीं है, मैं बोल दे रही हूँ, आप इस चीज को लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए, पहले से मैंने टिक कर रखा है बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन जो अभी हाल ही में जितने भी एग्जाम हुए हैं पीसीएस के, ठीक है, 2021 2020, ठीक है, जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और डिक्टो यही क्वेश्चन आता है। ओके, तो इसकी स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने। कंफर्म है, आता ही आता है। इसके बाद है 1791। देखिए, पूरी टाइमलाइन है, आप इसी तरीके से इसको कंप्लीट कीजिएगा। 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। कहां पर की थी? वाराणसी में, ठीक है, बनारस में। तो ये आपको नेम भी तैयार होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने इसको लर्न कर लिया और आप कंफ्यूज हो गए कि किसने किसकी स्थापना की थी, बिकॉज आपको सारे नेम कंप्लीट होने चाहिए। क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि आपके सामने ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, फिर इनसे पूछा जाएगा कि ये जो नाम है ये शिक्षा से रिलेटेड हैं या फिर नहीं है। ओके, इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए, संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। इसके बाद 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि जो अंग्रेज थे, जो अधिकारी पद पर थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो अधिकारी थे, उनकी स्टडी करने के लिए, ताकि वो यहाँ पर स्टडी कर सके और भारत के बारे में समझ सके और इसके बाद उन पर राज कर सके। तो उनकी स्टडी के लिए ये था। ओके, इसके बाद 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जिसको अब प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंसी कॉलेज बोला जाता है, कलकत्ता में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने और इनकी सहायता करने के लिए इसको स्थापित किया गया था। किनके साथ? डेविड हेयर के साथ मिलकर। ओके, तो 2 नाम आपको याद रखने हैं। इसके बाद गाइस, ये जो आपने देखे, ये इंडिविजुअली बनाए जा रहे थे कि जिसको जो सही लग रहा था यहाँ पर कि ये हमारे अधिकारियों के लिए या फिर अंग्रेजों के लिए जो सही लग रहा था, वो लोग अपने कॉलेज स्थापित कर रहे थे। ओके, लेकिन प्रॉपर ढंग से कोई काम चल नहीं रहा था, सिर्फ कॉलेज बन रहे थे, यहाँ पे अधिकारी पढ़ाई कर रहे थे। अंग्रेज जो भारतीय थे उनको जरूरी नहीं था कि वो जाए ही, ठीक है, अगर जाते भी थे तो ये भेदभाव भी करते थे, बहुत सारी ऐसी चीजें थी। लेकिन अब यहाँ से स्टार्टिंग हो चुकी थी। यहाँ से कहाँ से? 1813 के चार्टर एक्ट से। ये ऐसा चार्टर एक्ट था जिसमें भारतीय शिक्षा पर बल दिया गया। यहाँ पे प्रेशर डाला गया कि आप यहाँ पर क्या बनाइए? रूल्स बनाइए, रूल्स रेगुलेशन बनाइए, और इसके लिए कुछ जैसे फंड वगैरह भी दिए गए कि आप कॉलेजेस स्थापित कीजिए, इसके लिए कमीशन बनाइए और यहाँ पे शिक्षा मंत्री या फिर जो भी आप कर सकते हैं इसके लिए कीजिए। पहली बार ऐसा हुआ। अभी तक सिर्फ क्या था, जिसको जो मन कर रहा था वो कर रहा था, लेकिन अब यहाँ से कंपनी ने क्या कर दिया? शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक प्रयास किए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से चार्टर एक्ट में इसकी बात कही गई थी? तो कहां से की गई थी? 1813 से। मैंने आपको पॉलिटी में पढ़ाया हुआ है और आपने शायद नहीं देखा होगा तो आप जाकर देखिएगा। मैंने आपको 4 टाइप के चार्टर एक्ट पढ़ाए हुए हैं। एक हुआ था 1793 में, इसके बाद 1813 में, इसके बाद 1833 में और सबसे लास्ट है 1853।
जो 2020 ईयर के 4 चार्टर एक्ट थे, 20 ईयर के ड्यूरेशन में इसको बनाया गया था। तो इसमें शिक्षा के बारे में बात हुई, लेकिन जब शिक्षा के बारे में कमीशन बनने की बात हुई, अब यहाँ पर शिक्षा का जो मीडियम होगा, जो एडुकेशन होगी उसका जो मीडियम कहने का मतलब है कि शिक्षा हमको किस माध्यम से दी जाएगी, इंग्लिश में, क्योंकि अंग्रेज थे वो इंग्लिश में ही बात करते थे, ओके, या फिर हमारे लोकल लैंग्वेज में, जो इंडिया की लोकल लैंग्वेज थी, जैसे संस्कृत हो गया, फारसी हो गया, अरबी हो गया, ठीक है, हिंदी हो गई, ठीक है, हमारी जो लोकल लैंग्वेज थी उसमें हमको शिक्षा मिलेगी। इस पर विवाद हो गया। जो विवाद हुआ वो 2 गुट में बट गया। कौन कौन से? प्राच्य शिक्षा समर्थक दल, ओके, और था आंग्ल शिक्षा समर्थक दल। प्राच्य शिक्षा समर्थक दल का मतलब था ये वो लोग थे जो ये चाहते थे कि जो भारतीय हैं उनको लोकल लैंग्वेज में ही शिक्षा दिलाई जाए, ओके, क्योंकि वो उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और जो आंग्ल शिक्षा समर्थक, तो आंग्ल का मतलब यहाँ पे इंग्लिश ही है, तो आप इसको कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा, आंग्ल का मतलब इंग्लिश। तो ये वो अंग्रेज थे, वो लोग थे जो इंग्लिश को चाहते थे कि इंग्लिश हमारे यहाँ पर आए और इंट्रोड्यूस की जाए और इंग्लिश में ही सारी चीजें हों, ओके। तो यहाँ से आप बात समझ गए होंगे। तो प्राच्य का मतलब जो हमारी पुरानी परंपरा है जिसमें जो लैंग्वेज हमारी चली आ रही उसमें शिक्षा मिलना, और आंग्ल था इंग्लिश में शिक्षा मिलना, ओके। यहाँ से विवाद होना स्टार्ट हुआ। लेकिन आप तो पता ही है कि भारतीय पहले जब विवाद करते थे तो उनकी कोई सुनता नहीं था, क्योंकि 1857 से सब ऐसे ही हो रहा था। मैंने 1857 का आपको जो विद्रोह की क्लास ली हुई इसमें मैंने बताया हुआ है कि इसके पहले कुछ भी हो कोई मायने नहीं रखते थे। 1857 के बाद चीजें उन लोग को समझ में आई कि भारतीयों को भी बुरा लग सकता है, ठीक है, तो इन्होंने ऐसा किया। तो 1833 में जो विलियम बेंटिंक थे, विलियम बेंटिंक कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल। ये दोनों बातें बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। मैंने आपको प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल कौन बताया? वॉरेन हेस्टिंग्स। और जो विलियम बेंटिंक है वो अंतिम बंगाल के गवर्नर जनरल हैं। लेकिन इनका नाम फिर चेंज कर दिया गया, इनको कहा जाने लगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। क्लियर है? बंगाल से अब सिर्फ भारत लगा दिया गया था। तो यहां से आपको याद होना चाहिए। तो 1833 में ये क्या थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक। उनकी काउंसिल थी जिसमें लॉ मिनिस्टर रखे गए थे, ठीक है, लॉ मिनिस्टर जो विधि बनाते थे, जो लॉ बनाते थे। तो लॉ मेंबर थे, उनका क्या नाम था? लॉर्ड मैकाले। वेरी इंपॉर्टेंट, नाम से तो आप परिचित ही होंगे। तो लॉर्ड मैकाले, इन्होंने क्या किया? ये आंग्ल शिक्षा समर्थक जो दल था उसके सबसे बड़े नेता समझ लीजिए, ओके। ये जो प्राच्य शिक्षा समर्थक दल थे इनके नामों में आपको याद होना चाहिए मुनरो और एल्फिस्टन। ये जो दो नाम थे वो चाहते थे कि स्थानीय भाषा में ही एजुकेशन मिले, बट यहाँ पर आंग्ल के सबसे बड़े समर्थक कौन थे? लॉर्ड मैकाले। और इन्होंने मैकाले मिनट के नाम से एक अपना मतलब कह सकते हैं लेख तैयार करवाया। एक यहाँ पे पूरी समिति इन्होंने बनाई थी और इन्होंने पूरा लेख बनाया कि इस तरीके से आप किसके नाम से जाना जाता है इसको? मैकाले मिनट के नाम से। इसमें उन्होंने भारतीय जो स्थानीय लैंग्वेज है उसकी बहुत आलोचना की, बहुत तरीके से बोला कि नहीं ये सही नहीं है, ये है वो है। आप तो जानते ही लोग कैसे थे। तो इन्होंने ऐसा किया मैकाले मिनट के नाम से। आपसे पूछा जा सकता है कि मैकाले मिनट क्या था? तो ये लॉर्ड मैकाले की ही एक नीति थी, एक मसौदा था जो उन्होंने तैयार किया था कि भारतीय शिक्षा कैसी है, भारतीय शिक्षा कैसी दी जाएगी और यहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा 1833 में ऐसा आया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये लॉ मेंबर थे। इसके बाद शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत आया, ओके। ये कब आया था? उस समय पे लॉर्ड जो विलियम बेंटिंक थे। इसके बाद यहाँ पे कौन भारत का गवर्नर जनरल बना? लॉर्ड ऑकलैंड। इनका टाइम पीरियड क्या था? 1836 to 42। क्लियर है? तो इस टाइम पे ये शिक्षा का सिद्धांत आया। इसमें एक बात बहुत बेकार कही गई कि ये याद रखिएगा, यहाँ पे बोला गया सबसे पहले उच्च वर्ग को आप शिक्षित कीजिए। उच्च वर्ग का मतलब जो टॉप पर रहते थे, जो कुलीन वर्ग था, ठीक है, उनको आप सबसे पहले शिक्षित कीजिए। तो उनको आप जब शिक्षित कर लेंगे तो धीरे धीरे छन छन कर जो लोगों तक, जो निचले लोग थे, ठीक है, उन तक शिक्षा पहुंचेगी। इसमें ये बात कही गई। तो बस इतनी सी बात थी। ये कब आया था? ऑकलैंड के टाइम पर आया था। और ये बात कही किसने थी? लॉर्ड मैकाले ने ही। क्लियर है? ये सारी बातें कौन कर रहा था? लॉर्ड मैकाले। बस इसको एक सरकारी नीति की तरीके कौन पेश कर रहा था? ऑकलैंड। क्लियर है? ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरे टॉपिक का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन सा है, मैंने जहां जहां आपको बताया है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
यहाँ से स्टार्टिंग होती है एक्चुअल में कमीशन बनने की। क्लियर है? अभी तक कमीशन आपने देखा नहीं था, बस यहाँ पे कह दी गई थी बात कि इसके लिए कमीशन बनाए जाएंगे, रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे। बट पहला ऐसा कमीशन यहाँ पर आया था 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच। वेरी इंपॉर्टेंट, चार्ल्स वुड यहाँ पर एक लोग थे, उनको बुलाया गया कि आप आइए और यहाँ पर भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो जो कदम आप बताएंगे वो चीज की जाएगी। ओके, वहां के गवर्नर जनरल को आप बताइएगा, फिर इसको आगे क्या कर दिया जाएगा, सरकारी नीति की तरफ तहत आगे बढ़ा दिया जाएगा। क्लियर है? तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे कौन? लॉर्ड डलहौजी। क्लियर है? लॉर्ड डलहौजी के बारे में भी आप जानते होंगे। ओके, देखिए, इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा आपने वर्ड तो बहुत बार सुना होगा, इसका मतलब ये होता है कि मैग्ना कार्टा का मतलब कि जो चीज सबसे पहले इंट्रोड्यूस की जाए, इससे पहले अभी तक इसकी बात थी नहीं, उसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा। तो आपको मैंने अभी बताया कि क्या ऐसा कुछ पहले था। मैग्ना कार्टा कहने का मतलब यह है कि क्या पहली बार यहाँ पे महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया, महिला शिक्षा को, कि यहाँ पे जो विमेन्स हैं उनको भी एजुकेशन लेने का पूरा हक है। तो इन्होंने पहली बार ऐसी बात कही। तो अभी तक आपने पढ़ा था, क्या ऐसा कभी बोला मैंने कि ये चीज बोली गई थी? नहीं ना, इसलिए पहली बार बात कही गई। इसके बाद कलकत्ता, बंबई और मद्रास में 3 यहाँ पर यूनिवर्सिटीज को ओपन करने के लिए भी बात कही गई कि आप 3 यूनिवर्सिटीज बनाइए, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में। इसकी भी बात अभी तक कहीं नहीं बोली गई थी। इसके बाद और बोला गया कि जो देशीय भाषाएं हैं, मतलब कहने का यह है कि भारतीयों को उन्हीं की ही लोकल लैंग्वेज में आप क्या बनाइए, प्राथमिक पाठशालाएं बनाइए उनके लिए, ताकि वहां के जो लोग हैं वो अपनी ही भाषा को अच्छे से समझ पाए। ठीक है? तो उन्होंने ये तीनों बातें, वेरी इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स वुड डिस्पैच के ही जो अध्यक्षता में जो कमीशन बनाया गया था, 3 बातें वेरी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताई, इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा बोला गया है, बिकॉज इससे पहले ऐसी बात किसी ने नहीं बोली थी। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद आता है हंटर कमीशन। ये आता है लॉर्ड रिपन के टाइम पर। ये भी क्या थे? भारत के वायसराय थे। अब वायसराय मैंने क्यों बोला? बिकॉज डलहौजी के बाद एक लोग आते हैं लॉर्ड कैनिंग के नाम से, जो कब आते हैं? 1857 या 58 के टाइम पर आते हैं। क्लियर है? उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। तो उनको क्या कहा जाता है? पहले आपने देखा था कि यहाँ पे विलियम बेंटिंग को क्या कहा जाने लगा था? भारत का गवर्नर जनरल। तो जब लॉर्ड कैनिंग आए तो वहां से भारत का गवर्नर जनरल हटा करके भारत का वायसराय कर दिया गया था। मैंने अभी आपको बताया था कि सबके काम एक जैसे थे, सिर्फ नाम अलग अलग थे। क्लियर है? तो लॉर्ड रिपन क्या थे? भारत के वायसराय। इस टाइम पे हंटर कमीशन आया था। इसने प्राथमिक शिक्षा के बारे में उसका क्या किया? प्रसार किया, आगे उसको बढ़ाया। मतलब इन्होंने बात कह दी थी कि आप पाठशालाएं क्या कीजिए, खोलिए उसको। ओके, लेकिन इन्होंने इसके लिए बहुत प्रयास किए, मतलब बहुत सारे खोले भी, उसका प्रसार किया, मतलब कॉलेजेस बनाए भी गए। ऐसा नहीं था कि सिर्फ कह दिया गया, यहाँ से इन्होंने इसको माना भी। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए कौन सा कमीशन जिम्मेदार था? तो ये था हंटर कमीशन। और किसने सबसे पहले बात कही थी? वो गई थी चार्ल्स वुड डिस्पैच कमीशन ने। क्लियर है? ओके, इसके बाद ये प्रांतीय सरकारों को भी काम करने को बोल दिया गया कि अब जो है, जो वायसराय बोलेंगे उसको प्रांतों को भी करना ही पड़ेगा। मैंने आपको बताया था, पॉलिटी में भी समझाया है कि एक क्या थी, केंद्रीय तरीके से सरकार चलती थी और फिर प्रांतों को भी थोड़ी सहूलियत मिल गई थी कि वो भी अपने तरीके से जो रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। तो यहीं पे बात कही गई कि अब प्रांतीय सरकारों को भी जो एजुकेशन के मामले में चीजों करने का अधिकार थोड़ा थोड़ा मिल गया था, कि वो भी ये चीजें कर सकते हैं। जो कॉलेजेस हैं, प्राथमिक जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स, वो बना सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद गाइस बहुत सारे इंपॉर्टेंट और भी हैं आयोग, उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए गाइस, इसके बाद का जो कमीशन है वो है रैले कमीशन। रैले कमीशन 1902 में आया था और इस समय पे जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने ही सबसे पहले वो वायसराय थे जिन्होंने मैकाले शिक्षा नीति की आलोचना की थी। ठीक है, अभी तक जितनी भी आपने चीजें पढ़ी वो मैकाले शिक्षा नीति के तहत चल रही थी। तो ये पहले व्यक्ति आए, पहले आलोचना
कार थे ये। तो इन्होंने बोला कि मैकाले शिक्षा नीति इतनी अच्छी नहीं है, उन्होंने रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग की भी स्थापना की। तो उसमें 2 भारतीय सदस्य रखे गए थे। कौन थे? गुरुदास बनर्जी एंड सैयद बिलग्रामी। ओके, इसके बाद 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की भी स्थापना की गई और इसी के बाद जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है और जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, 2 डिपार्टमेंट की स्थापना की गई, जो कृषि विभाग और पुरातत्व विभाग। ओके, यहाँ तक तो बात रैले कमीशन के तहत थी। आपको यहाँ पर ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। इस तरीके से आपको मैचिंग द फॉलोइंग में क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? चलिए, इसके बाद सैडलर आयोग कब बनाया गया था? 1917 में, 1917 में। इसको कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ये खास बातें क्या थी कि जो 12th क्लास थी, पहले जो हम लोग क्या पढ़ते हैं, हाई स्कूल, इंटर, ये सब करते हैं, तो उसको पहले क्या था, विश्वविद्यालय से ही पहले हम लोग क्या करते हैं, जो 10th या 12th तक होता है तो हम लोग स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, इस एकेडमिक स्टडी। इसके बाद फिर हम लोग कॉलेजेस में जाते हैं, ऐसे ही करते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले जो 12th क्लास थी उसको भी कहाँ पे स्टडी की जाती थी? कॉलेजेस में। तो जब ये आए, सैडलर आयोग आया, इसने ही जो कॉलेज की स्टडी है और जो 12th तक की स्टडी है उसको अलग अलग कर दिया। ओके, जो 12th तक की स्टडी होगी उसको एकेडमिक स्टडी बोला जाएगा, उसको स्कूलों में कराया जाएगा, और जो इसके बाद की स्टडी होगी वो कॉलेज में होगी। क्लियर है? तो यहाँ पर ये 2 बातें कही गई, कौन कौन सी? एक तो पहली, यहाँ पे दूसरी बात ये है कि जो स्नातक स्तर मतलब जो ग्रेजुएट तक की स्टडी होगी उसको कितने वर्ष तक का कर दिया गया? 3 इयर्स। अभी तक भी वही है, जो ग्रेजुएशन होता है वो 3 इयर्स का होता है। तो इन्होंने ही ये बात कही थी। क्लियर है? और जो शिक्षा है वो प्रांतीय विषय बन गया था। मैंने आपको पॉलिटी में पढ़ाया था कि जब 1909 का जो अधिनियम आया था, आपने पढ़ा होगा, तो उस अधिनियम में जो विषय थे उसको बांट दिए गए थे, विषय अलग अलग कर दिए गए। कुछ केंद्रीय विषय थे, कुछ कौन से थे? केंद्रीय विषय, कुछ जो राज्य के विषय से प्रांतीय विषय, उनको अलग अलग किया गया। तो वहां पर जो शिक्षा थी वो प्रांतीय विषय बन गया। अब प्रांतों को इस पर क्या होगा? रूल बनाने का अधिकार होगा। लेकिन प्रांतीय विषय तब था, मतलब प्रांत का मतलब राज्य। तो आप अभी तक 2 सूचियों के नाम पढ़ते होंगे, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची और एक संघ सूची। 3 विषय होते हैं ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के। तो अभी शिक्षा किसमें था? राज्य सूची का विषय था। लेकिन जब 14th मतलब 46 अमेंडमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होता है वो जब 46 का किया गया, उसमें इसको समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। ये भी आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा अब किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। ओके, इसके बाद आती है गाइस हाइटोंग समिति। 1929 में इन्होंने भी अपनी कोई बात कही होगी, बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, तो मैंने सिर्फ आपको डेट लिख दी। ठीक है, ईयर आपको लर्न होना चाहिए कब आई थी। इसके बाद वर्धा योजना, ये भी एजुकेशन से ही रिलेटेड थी, ये आई थी 1937 में। ओके, इसके बाद आता है सार्जेंट योजना 1944 में। इन्होंने कुछ खास बातें थी इनकी, ये था कि आपको प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाने चाहिए। प्राथमिक का मतलब हो गया कि जो 0 to 5 तक की जो क्लासेस होती हैं बच्चों के लिए उसको। इसके बाद 6 to 12 ये है उच्च माध्यमिक विद्यालय, इसकी स्थापना की जाएगी। क्लियर है? स्कूल्स बनाए जाएंगे। और जो 6 to 11 तक के जो ईयर के बच्चे होंगे उनको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, उनके कंपल्सरी है, उनको ये चीज शिक्षा मिलनी ही मिलनी चाहिए। कहाँ तक? 6 to 11 जो ईयर के बच्चे होंगे, और ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ये बात कहाँ कही गई थी? सार्जेंट योजना में। ओके, इसके बाद जो 11 to 17 ईयर के जो बच्चे होंगे उनके लिए 6 ईयर की जो शिक्षा होगी, एजुकेशन होगी, उसकी व्यवस्था की गई थी कि इसके बाद भी जो बच्चे हैं उनको 6 साल की पूरी शिक्षा दी जाएगी। ये अनिवार्य था, ये आपको व्यवस्था की जाएगी कि आप इसको अगर लेंगे तो इसको ले सकते हैं, कंपल्सरी नहीं था। ओके, ये कंपल्सरी था, अनिवार्य था। ओके, इसके बाद आता है राधा कृष्णन आयोग, ये भी किस रिलेटेड है? शिक्षा से। ये कब आया था? 1948 में। ओके, इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आया है कि जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था, जिसको इस समय पे आप बोलते हैं BHU। क्लियर है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसको शॉर्ट फॉर्म में BHU बोला जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1916 में ही की गई थी। मैंने इसको अलग से बताया बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो 1916 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? मदन मोहन मालवीय द्वारा।
ओके, लेकिन एक क्वेश्चन आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि ये जो विश्वविद्यालय है इसका पहले नाम था सेंट्रल हिंदू कॉलेज। क्या नाम था इसका? सेंट्रल हिंदू कॉलेज। और इसकी स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट के बारे में आप जानते ही होंगे, ठीक है। मैं आपको इसके बारे में बाद भी पढ़ाऊंगी क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था इस टॉपिक से, इस सेक्शन से, वो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो इससे याद रखिएगा बस, आपके क्वेश्चन में आ जाए तो आप कंफ्यूज मत हो जाएं। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की पहली स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। वो इससे रिलेटेड थी, इसका नाम था सेंट्रल हिंदू कॉलेज। इसके बाद मदन मोहन मालवीय जी हैं, उन्होंने फिर इसके लिए प्रयास किया और इसका नाम भी चेंज किया और इसको 1916 से BHU कहा जाने लगा। क्लियर है? आई होप अब आप चाहे यूपी PCS का एग्जाम दें या फिर PCS का एग्जाम दें या फिर कोई भी सेंट्रल या स्टेट लेवल के एग्जाम देंगे, इससे बाहर आज तक क्वेश्चन कभी आए नहीं है और ना ही आएंगे, ठीक है। तो मैं हर एक वीडियो में आपसे यही कहती हूँ क्योंकि मैं वही पढ़ाती हूँ जो आपके एग्जाम में 100% आते हैं। क्लियर है? तो आई होप आपको पूरी वीडियो विथ नोट्स बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक जेन्युइन सा कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।